लाल किला इतिहास का एक ऐसा गवाह जिसने बरसों से हिंदुस्तान की आबादी भी देखी, देश की बर्बादी भी, आजादी भी देखी और मुल्क का बंटवारा भी, एक बुजुर्ग के जैसे। अब हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा इतिहास है दिल्ली के इस मशहूर लाल किले का। जय हिंद आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों आज हम लोग हैं शाहजहानाबाद के धड़कते दिल, जिस वजह से शाहजहानाबाद का नाम आखिर शाहजहां पड़ा। शाहजहानाबाद का नाम रखा शाहजहां नाम के हमारे मुगल शासक ने। और आज हम लोग आ चुके हैं उसी शाहजहानाबाद की शान, जामा मस्जिद के बाद लाल किला। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्होंने लाल किले को हिंदुस्तान के इतिहास में सदा के खातिर अमर कर दिया। दोस्तों शाहजहानाबाद को शाहजहानाबाद इस कारण से कहते हैं क्योंकि शाहजहानाबाद नाम के इस शहर पुरानी दिल्ली को बसाया था मुगल शासक शाहजहां ने। 1627 के समय शाहजहां जो मुगल शासक थे, मुगल शासक शाहजहां 1627 के समय दिल्ली के तख्त पर बैठे। उस समय हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली नहीं हुआ करती थी, उस समय हिंदुस्तान की राजधानी थी आगरा। मगर ऐसा बताते हैं कि शाहजहां को आगरा की गर्मी रास नहीं आई। इस कारण से शाहजहां ने आगरा से दिल्ली की तरफ अपना रुख किया और आगरा नाम की उस हिंदुस्तान की राजधानी को बदल दिया दिल्ली से। जिस समय हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली बनाई गई, उस समय दिल्ली के अंदर लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। और अब अंदर चल के हम आपको बतलाएंगे कि वे कौन सी कथा है जिस कारण लाल किला बनाया गया और लाल किला को बनाने के खातिर शाहजहां साथ ही पूरी मुगल सेना और मुगल कारीगरों ने क्या क्या शफ़क़त इस लाल किले के अंदर की। दोस्तों इस समय हम लाल किले के बिल्कुल ठीक सामने, लाल किले के सामने जो दीवार हम देख रहे हैं इसे लाल किले की प्राचीर कहा जाता है। जो शाहजहां ने जिस समय लाल किले का निर्माण कराया था, उसके कुछ साल के बाद जब दिल्ली तख्त पर औरंगजेब बैठे तो औरंगजेब ने लाल किले के समक्ष ये दीवार बना दी, जिस दीवार को लाल किले की प्राचीर कहा जाता है। औरंगजेब ने इस दीवार को इस खातिर बनाया था ताकि जब भी लाल किले के ऊपर आक्रमण हो तो लाल किले की मुख्य स्थान पर किसी किस्म का कोई घाव ना पहुंचे, लाल किले पर ज़्यादा कोई क्षतिग्रस्त लाल किला ना हो। औरंगजेब ने जिस समय लाल किले की प्राचीर का निर्माण करवाया और जिस समय इस बात की इत्तला शाहजहां को पड़ी तो जेल में बैठे शाहजहां ने औरंगजेब को एक खत लिखा और उस खत में ये लिखा कि औरंगजेब तुमने इस खूबसूरत लाल किले की खूबसूरती को इस प्राचीर से ढक दिया। इस वाकया के बाद लाल किले की इस प्राचीर का नाम घूंघट वाली दीवार भी पड़ गया, क्योंकि लाल किले की जो असल खूबसूरती थी वो इस दीवार ने काफ़ी हद तक छिपा ली थी। दोस्तों कई दफ़ा हमारे जहन में ख्याल आता है कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ये पुरानी इमारतें आज भी उतनी ही बुलंद हैं, उतनी ही मजबूत हैं। इसका मुख्य कारण ये है आर्च। इमारतों के मुख्य द्वार पर एक ऐसा आकार जो पुरानी बुलंद इमारतों को मजबूत रखने के काम में आया करता था। दोस्तों 1627 के समय जिस समय शाहजहां दिल्ली तख्त पर बैठे तो उस समय कुछ समय के बाद, उसके कुछ समय के बाद ही दिल्ली के अंदर लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। 1639 के समय में दिल्ली के अंदर लाल किले की नींव पड़ी। यहाँ पर शाहजहां के जो काबिल मजदूर थे, शाहजहां के जो भी काबिल सेक्रेटरीज थे, उन लोगों ने लाल किले का निर्माण यहाँ पर शुरू करवाया। 1639 के समय लाल किले का प्रारंभ हुआ। 1647 के समय पे लाल किले के अंदर नींव पड़ी थी और 1639 के 9 साल के बाद लाल किले का निर्माण पूरी तरह से पूर्ण हुआ था। 9 साल का समय लगा था लाल किले की पूरी बनावट को मुकम्मल करने में और 9 साल के बाद लाल किले नाम की इस भव्य इमारत का आगाज हुआ। 9 साल के बाद लाल किले नाम की इस भव्य इमारत ने जन्म लिया। लाल किले जैसी ये इमारतें वाकई एक नायाब तोहफा है सारे हिंदुस्तान, साथ ही पूरे विश्व के खातिर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं लाल किले के अंदर और अब हम आपको दिखाते हैं लाल किले के अंदर का जो बाजार लगता है, वहाँ किस किस की रौनक आती है और किस किस्म से यहाँ पर नक्काशियाँ की गई है। यहाँ पर अब हम आपको दिखाएंगे तख्ते ताउस, नहरे बहिश्त और भी बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें जो उस समय में मुगल शासक शाहजहां ने मुकम्मल कराई थी। तो आइए हमारे साथ। दिल्ली
लाल किले के अंदर लगता छत्ता बाजार, जहाँ हर साल लाखों देशी और विदेशी लोग आकर हिंदुस्तान की संस्कृति की कुछ नायाब कारीगरी के नमूने अपने साथ ज़रूर खरीद देश विदेश ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस समय है हम लाल किले के उस बाजार के अंदर जहां हर साल लाखों टूरिस्ट, हर साल लाखों यात्री आते हैं और भर भर के खरीदारी करते हैं। यहाँ का सामान बेशकीमती होता है, यहाँ का सामान वाकई काबिले तारीफ होता है। दिल्ली के लाल किले का मशहूर नौबत खाना, नक्कार खाना। दोस्तों, इस समय है हम नौबत खाना, नक्कार खाने के सामने। नौबत खाना इस जगह को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस समय लाल किले का निर्माण हुआ तो उसके कुछ समय बाद यहाँ पर जो कार्य होता था, यहाँ होता था संगीत का कार्य। यहाँ पर जिस भी समय कोई वरिष्ठ अधिकारी मुगल सेना का आया करते थे या फिर अगर बादशाह खुद लाल किले के अंदर आया करते थे तो नौबत खाने के अंदर शहनाई बजा दी जाती थी। नौबत खाने के अंदर अलग अलग वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया जाता था। तो हम अंदर नौबत खाने के कुछ मंजर देखते हैं कि किस किस्म का नौबत खाना उस जमाने में आप। वाकई कितनी शफकत किया करते थे उस सदी के कारीगर कि आज भी ये इमारतें अपनी कारीगरी से हमारा मन आखिर मोह ही लेती है। दोस्तों, लाल किले के कुल 5 दरवाजे, जिनमें मुख्य दरवाजा है दिल्ली दरवाजा, जो लाल किले के दक्षिण में पड़ता है, और जो असल मुख्य दरवाजा लाल किले का है वो है लाहौरी दरवाजा, जो कि चांदनी चौक के ठीक सामने खुलता है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं दीवाने आम के आगे। दीवाने आम का मतलब होता है वो जगह, वो कक्ष जहां से बादशाह अपनी आवाम की सभी शिकायतों को सुना करते थे। यहाँ पर आवाम का आना, हर तरह से आवाम को आने की इसके अंदर इजाज़त थी, इसीलिए इसको दीवाने आम कहा जाता है। मतलब कि वो दीवान जहाँ आम जनता का आना वर्जित नहीं है। बादशाह यहाँ पर अपनी आवाम की सारी शिकायतें सुनते थे, उनके सब किस्म के दुख तकलीफ, हर किस्म की बात वो अपनी आवाम से दीवाने आम के अंदर किया करते थे। दीवाने आम के अंदर बेशकीमती तख्ते ताउस भी है, जिसे संगमरमर और भी तथा अन्य महंगे महंगे पत्थरों से बनाया गया है, जिसको अन्य और भी पदार्थों से बनाया गया है। बड़ी बेशकीमती धातुएं इस तख्ते ताउस के अंदर इस्तेमाल की गई है। तख्ते ताउस के ठीक नीचे एक बेशकीमती चौकी है, जिस चौकी को बादशाह के जो मंत्री हुआ करते थे वो हर किस्म की शिकायतें, हर किस्म के पत्र पढ़ने के काम जिसमें किया करते थे, वो उस चौकी के ऊपर खड़े होकर बादशाह के समक्ष खड़े होकर पत्र पढ़ा करते थे आवाम का। आवाम की हर किस्म की बातें बादशाह इसी दीवाने आम के अंदर किया करते थे। और दीवाने आम के बुलंद इतिहास के अंदर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे सफ़ेद रंग मरमर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। लाल पत्थर का इस दीवाने आम को बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस समय है हम दीवाने खास के अंदर, जिसे शाह महल भी कहते हैं। बादशाह को जब भी किसी मेहमान से मिलना होता, जब भी कोई विजिटर, जब भी कोई मेहमान बादशाह के किले के अंदर आता था तो बादशाह इसी दीवाने खास के अंदर उनसे भेंट किया करते थे। इसके अंदर की नक्काशी, इसके अंदर की कारीगरी वाकई काबिल तारीफ है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उस समय इस दीवाने खास को बनाने में बादशाह के खर्च हुए थे। इसके अंदर बेशकीमती 2 पिकॉक थ्रोन्स भी थे एक ज़माने के अंदर, मगर नादिर शाह, जो ईरान का शाह नादिर शाह था, उसने उन दोनों पिकॉक थ्रोन्स को यहाँ से चुरा लिया, तहस नहस कर चुरा लिया। पिकॉक थ्रोन्स के साथ में नादिर शाह ने हमारा कोहिनूर हीरा भी, जैसा हम सभी जानते हैं, उसने यहाँ से चुराया था। दीवाने खास के अंदर जो एक और बात जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है वो है यहाँ की, जो दीवाने खास को और भी ज़्यादा बहुमूल्य बनाती है, वो है यहाँ की नहर बहिश्त। नहर बहिश्त तो वो एक छोटी सी नहर दीवाने खास के बीचों बीच बहा करती थी, जो दीवाने खास के अंदर हर किस्म की किसी भी गर्मी भरे मौसम के अंदर एक ठंडक का एहसास यहाँ के लोगों को कराती थी, यहाँ के विजिटर्स को कराती थी। क्योंकि नहर बहिश्त के अंदर अच्छा एक गुलाब जल का छिड़काव हमेशा रहता था। नहर बहिश्त से एक सुगंधित रखने का भी दीवाने खास के अंदर नहर बहिश्त काम किया करती थी। नहर बहिश्त दीवाने खास का जो तापमान हुआ करता था उसको भी हल्का रखती थी, उसको भी अच्छा रखती थी, जिसके कारण नहर बहिश्त के ही कारण दीवाने खास के अंदर जो तापमान हुआ करता था बहुत ठंडा रहा करता था। दोस्तों, एक और बात जो दीवाने खास को और भी बहुमूल्य बनाती है वो ये कि एक मर्तबा अमीर खुसरो ने अपनी मशहूर नज़्म यहाँ पढ़ी थी, अगर फिरदौस हुए ज़मी अस्तो
अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। इसका मतलब होता है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। दोस्तों ये जगह है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद वो एक छोटे आकार की मस्जिद थी जो शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनाई थी। औरंगज़ेब जब भी सुबह उठा करते थे तो औरंगज़ेब उठने के बाद उन्हें एक ऐसी मस्जिद का निर्माण उन्होंने कराया जो उठते के साथ ही जहां जाकर वो नमाज अदा कर सके, सुबह के समय, शाम के समय। और औरंगज़ेब के हरम की जो खातून होती थी, जो औरतें होती थी, उनके निजी इस्तेमाल के लिए भी उन्होंने इसी मस्जिद को रखा था। इसका मतलब ये कि औरंगज़ेब की जितनी भी बेगम हुआ करती थी हरम के अंदर, तो उन हरम की सभी बेगमों के खातिर ये मोती मस्जिद बनाई गई थी, जिसमें सभी औरतें इत्मीनान से नमाज अदा कर सके, जहाँ किसी भी अन्य बाशिंदे को आने की इजाज़त नहीं थी। दोस्तों इस वक्त है हम सलीमगढ़ के किले के काफ़ी नज़दीक। इस दीवार को अगर हम पार करते तो उस तरफ सलीमगढ़ का किला पड़ता है, जो कि 1546 के समय में शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने बनवाया था। और 1546 के समय जिस समय सलीमगढ़ का किला बना, उसके कुछ सालों के बाद ही लाल किले का भी निर्माण दिल्ली के अंदर हुआ। सलीमगढ़ का किला और लाल किला दोनों ही यमुना किनारे हैं। आज बदलते वक्त के साथ भले ही यमुना नदी लाल किले और सलीमगढ़ के किले से भले ही थोड़ी सी दूरी पर चली गई, लेकिन एक समय पर लाल किले और सलीमगढ़ के किले के बिल्कुल ही किनारे पर ही यमुना नदी का बहाव था। दोस्तों लाल किले का जब भी ख्याल हमारे जहन में आता है तो हर बार हमारे जहन में ख्याल आता है शाहजहां का, मुगल साम्राज्य का, दिल्ली का। मगर शायद हम लोग कभी भी इस नज़रिए से ये नहीं देखते कि लाल किले ने कितनी बर्बादी तो कितनी आबादी देखी है। लाल किले से हम ये जान सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का उस समय में 16वीं-17वीं शताब्दी में क्या वर्चस्व हिंदुस्तान में रहा होगा, किस तरीके से हुकूमत हिंदुस्तान पर उन लोगों ने राज किया होगा, किस तरीके से उन्होंने हुकूमत हिंदुस्तान को उस पूरी दुनिया के सामने दिखलाया होगा। ये वर्चस्व तो हम जानते हैं, मगर कभी हमने ये नहीं सोचने की कोशिश करी होगी कि लाल किला, आखिर लाल किले ने मुगल साम्राज्य की आबादी भी देखी है, तो मुगल साम्राज्य साथ ही हिंदुस्तान की बर्बादी भी देखी है। 17वीं शताब्दी के बाद लाल किले की बागडोर शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब के हाथ भी आई। औरंगज़ेब ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कई किस्म के जख्म दूसरी कौम के लोगों को दिए, इसकी व्याख्या इतिहास के पन्नों में हमें बहुत साफ मिलेगी। दोस्तों औरंगज़ेब के बाद जैसे कि हम सभी जानते हैं, बहादुर शाह जफर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। और जिस समय देश में अंग्रेज़ों का शासन रहा, उस समय भी कई किस्म की आपाधापी इस पूरे मुल्क के अंदर चलती रही। लाल किले ने अंतिम बहादुर शाह जफर ने जब अंग्रेज़ों के सामने अपने हथियार डाल दिए, तो लाल किले ने वो आत्मसमर्पण भी देखा। लाल किले ने क्रांतिकारी फौजियों का 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति भी देखी। लाल किले ने जिस समय लाल किले को एक जेल में तब्दील कर दिया गया, तो लाल किले ने वो जख्म भी देखे। दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतिहास, साथ ही ये पुरानी धूल खाती हुई मस्जिदें, ये पुरानी इमारतें एक बुजुर्ग की तरह होती हैं, जो देखते तो सब हैं मगर शायद कुछ कहते नहीं। लाल किले ने 47 की क्रांति भी देखी, लाल किले ने 47 की आज़ादी भी देखी, लाल किले ने मुल्क का बंटवारा भी देखा, तो लाल किले ने 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान में ध्वजारोहण भी देखा। लाल किले ने वो जख्म भी अपने सीने पे सहे जिस समय हमारे क्रांतिकारी भाइयों को उन अंग्रेज सिपाहियों ने इसी लाल किले के अंदर, हमारी ही इमारत के अंदर बंदी बनाया। तो लाल किला आज के समय में हर साल, लाल किले के अंदर हर साल हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से देखकर माननीय नरेंद्र मोदी जी तक, लाल किला इन सभी प्रधानमंत्रियों को, पूरे देश को जिस समय हमारे हुक्मरान जब आश्वासन देते हैं कि इस दफ़ा हमारा मुल्क फिर एक दफ़ा प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा, लाल किला ये भी देखता है। दोस्तों सच कहें तो इतिहास एक बहुत ही खूबसूरत आईना है हमारे देश का। हमारे देश का अगर वर्तमान एक बुलंद ऊंचाइयों पर है, तो हमारा इतिहास उससे भी ज़्यादा कई गुना उससे बुलंद रहा है। हमारे मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मगर दूसरे व्यापारियों ने, तो दूसरे शासकों ने इस मुल्क को वाकई बहुत लूटा। दोस्तों इसी के साथ लाल किले का हमारा ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सुहाना रहा।
और मैं चाहूँगा कि उमर भाई भी हमसे 2 शब्द कहें। दोस्तों, सच कहें तो लाल किला आकर बहुत ही अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आएँ। दोस्तों, काश हर हिंदुस्तानी के दिलों में बसी देशभक्ति, वतन परस्ती को एक ऐसी शक्ल नसीब हो कि हर हिंदुस्तानी गर्व से कहे, मेरा नाम है मीर और आपने सुनी मेरी आवाज में दिल्ली के लाल किले की एक कथा।